से 19 के बीच का ही है। 13 लाख से ज्यादा महिलाएं तो अगवा हुई हैं भारत में, और गुजरात में 40-41 हजार महिलाएं इस कार्यकाल में गायब हो गई हैं। उन्हें बेच दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। ये पार्लियामेंट का डेटा है। जो आम नागरिक की सुरक्षा है वो खतरे में है। आप मेवात में देखिए, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। मणिपुर में देखिए, मेतेई हिंदू हैं जो मार खा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हिंदू मार खा रहा है। सीएम तक पता नहीं। हिंदुओं के नरसंहार को बढ़ावा देने का काम भाजपा की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किया है। ये बेमिसाल किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। ये विष काल है, ये अमृत काल नहीं है जिस तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ये चारों ओर विष फैला हुआ। मणिपुर में विष है, हरियाणा, मेवात, गुरुग्राम में विष है। बीजेपी देखिए, भाजपा इस समय मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है, हिंदुओं की लाशों पे भी पैर रख के। मणिपुर में देख लिया, मेवात में देख लिया, प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खोल रहा है। टारगेटेड किलिंग्स का देख लिया, यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवादी समाज का व्यक्ति मर रहा है, पिस रहा है, उसके संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। सशक्तिकरण की बात होगी, मुस्लिम सशक्तिकरण की बात होगी। स्कीम्स मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस की कि अगर कोई मुसलमान चाहे कि मुझे IAS IPS बनना, IAS IPS बनने की बात कर रहा हूं मैं, तो उसे 4-4, 5-5 लाख रुपए मोदी जी दे रहे हैं। किसके लिए? कोचिंग लेने के लिए, ट्यूशन पढ़ लेने के लिए। IAS IPS की दिल्ली में जाके हॉस्टल की फैसिलिटी फ्री और ट्यूशन फीस फ्री मोदी सरकार दे रही है। किनको? केवल मुसलमानों को। उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है। लोग आ रहे हैं। तो एक बीजेपी 9 साल बेमिसाल मना रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में भी। उनका ये कहना है कि हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं, एम्स दिया है जम्मू को। आप किस तरह से मानते हैं बीजेपी के 9 साल बेमिसाल? देखिए, ये प्रोपेगेंडा टेक्निक्स है। झूठ बोलना, एक तरफा चीजों को दिखाना, जो असल मुद्दे हैं उन पे बात ना करना, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात ना करना, महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे बात ना करना, बिजनेस कम्युनिटी की कमर जिस तरीके से इनकी आर्थिक नीतियों के कारण टूटी है उस पे कोई चर्चा ना करना, आंकड़ों के बारे में चर्चा ना करना। आप जानते हैं 2017 से 19 के बीच में भी पार्लियामेंट में डेटा पेश किया गया है। मैं गलत हो सकता हूँ 1-2 साल ऊपर नीचे, लेकिन 2017 आने का कार्य करें। हम अराउंड 400 के करीब, 400 के करीब सीटों पे, 545 है ना, तो 400 के करीब सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे और ये इंश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हो बने, उसमें सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की आवाज उठाने वाले अधिक से अधिक MPs प्रेजेंट हो। अभी एक भी नहीं है। जब नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद हिंदुओं के गले काटे गए, कोई एक MP खड़ा होकर पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि ये हमारी सभ्यता पे, सनातन संस्कृति पे ISIS वाली जो विचारधारा है उसका हमला है। हिंदुओं का नरसंहार के बारे में पार्लियामेंट में कोई भी MP खड़ा होकर, सनातन पे जो प्रहार हो रहे हैं, सनातन के इस्लामीकरण का जो प्रोसेस चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके संबंध में कोई आवाज नहीं उठती है। ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ये संस्कृति। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2024 के चुनावों में लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, और जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होंगे लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। और आज जिस तरीके से सनातन पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे अस्तित्व का सवाल बन गया है, एकम सनातन भारत दल के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है जिसके लिए यहाँ का सनातनी समाज, यहाँ का राष्ट्रवादी समाज वोट करे। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो माननीय अंकुश शर्मा जी के साक्षात्कार का है, जिसमें अंकुश शर्मा जी ने भाजपा शासन के व नरेंद्र मोदी सरकार के 9 सालों में जो सनातन विरोधी कार्य हुए हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही ESP पूरे देश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी व क्या क्या सनातनी मुद्दे होंगे, इन सब के बारे में भी विस्तार से बताया है अंकुश शर्मा जी ने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। लोग आ रहे हैं। तो एक बीजेपी 9 साल बेमिसाल मना रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में भी। उनका ये कहना है कि हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं, एम्स दिया है जम्मू को। आप किस तरह से मानते हैं बीजेपी के 9 साल बेमिसाल? देखिए, ये प्रोपेगेंडा टेक्निक्स है। झूठ बोलना, एक तरफा चीजों को दिखाना, जो असल मुद्दे हैं उन पे बात ना करना, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात ना करना, महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे बात ना करना, बिजनेस कम्युनिटी की कमर जिस तरीके से इनकी आर्थिक नीतियों के कारण टूटी है उस पे कोई चर्चा ना करना, आंकड़ों के बारे में चर्चा ना करना। आप जानते हैं 2017 से 19 के बीच में भी पार्लियामेंट में डेटा पेश किया गया है। मैं गलत हो सकता हूँ 1-2 साल ऊपर नीचे, लेकिन 2017 से 19 के बीच का ही है। 13 लाख से ज्यादा महिलाएं तो अगवा हुई हैं भारत में, और गुजरात में 40-41 हजार महिलाएं इस कार्यकाल में गायब हो गई हैं। उन्हें बेच दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई।
क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं, ये पार्लियामेंट का डेटा है। जो आम नागरिक की सुरक्षा है वो खतरे में है। आप मेवात में देखिए हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, मणिपुर में देखिए मेतेई हिंदू हैं जो मार खा रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हिंदू मार खा रहा है। सीएम तक पता नहीं था। नहीं पता था। वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पे जेनोसाइडल अटैक्स किए गए चुनाव के बाद, ये सरकार मौन रही। हिंदुओं के नरसंहार को बढ़ावा देने का काम भाजपा की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किया है। ये बेमिसाल किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। ये विष काल है, ये अमृत काल नहीं है जिस तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ये चारों ओर विष फैला हुआ, मणिपुर में विष है, हरियाणा मेवात गुरुग्राम में विष है, जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन। ये तो कह रहे हैं कि 370 धारा टूटने के बाद तो सब माहौल शांत हो गया। 370 और 35 खत्म करने के बाद माहौल शांत हो सकता था, प्रोवाइडेड आप 370-35 को खत्म करके 10 कदम और उसी दिशा में उठाते। 370-35 खत्म करना पहला एक अनिवार्य कदम था कि आप जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम डोमेन से मुक्ति दिलवा के सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान को लागू करके यहाँ पे राष्ट्रवादी ताकतों को सशक्त करके उनके हाथ में सत्ता सौंप के इस राज्य में खुशहाली लाते। लेकिन आपने तय वो नहीं किया। आपने 370-35 से खत्म करने के बाद डायरेक्शन उल्टी ले ली और अल्टीमेटली वो सब प्रावधान पॉलिसी लेवल पॉलिसीज और लेजिस्लेशन और ऑर्डर्स के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर दिए जो फिर 370 और 35 को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित कर देते हैं। आपने 2011 के सेंसस को आधार बनाया जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करने का। हमने साबित किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने माना कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू है, एंटी हिंदू है। हिंदुओं की जनसंख्या को कम कर दिया गया है। उसके आधार पे आप डिलिमिटेशन करवाएंगे तो कश्मीर को अधिक एमएलए सीट्स मिलेंगी, जम्मू को कम एमएलए सीट्स मिलेंगी। तो ये चीज मानने के बावजूद भी कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू है, एंटी हिंदू है, एंटी नेशनलिस्ट है, प्रो मुस्लिम है, प्रो कश्मीर है, फ्रॉड है, फज्ड है, झूठा है, बदलाव किया गया है, झूठ उसके ऊपर फिगर्स को बदला गया है, उसके बावजूद भी 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवाई और कश्मीर को 47 सीट्स दे दी 90 में से, जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। और आप ये जानते हैं कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, अलगाववादियों के दूसरे मुखौटे पहन के एक मेन स्ट्रीमिंग करके पॉलिटिकल पार्टी का चोला ओढ़ के पहन के बैठे हुए हैं, वो 10 के करीब सीटें जम्मू संभाग में भी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ एरिया से लेती हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास है सीटों की, वो 57 है। और 90 मेंबर असेंबली में आपको 46 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। मुझे बताइए कि जब 57 सीट्स पे डायरेक्ट कब्जा केवल कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का होगा तो क्या जम्मू का सरकार में कोई प्रतिनिधित्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और देखिए 2021 के सेंसस के आधार पे, जिस सेंसस के आधार पे हम डिमांड कर रहे थे कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, उसके आधार पे किया होता तो जम्मू को 50 सीटें मिलती। ये भी रिपोर्ट्स हैं जिसे कोई डिस्प्यूट नहीं करता। कश्मीर को केवल 40 सीटें मिलती, फिर जम्मू की सरकार में भागीदारी भी होती, जम्मू का मुख्यमंत्री भी बनता, जम्मू की विधानसभा में मेजोरिटी भी होती। बीजेपी तो अभी भी बीजेपी देखिए भाजपा इस समय मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है, हिंदुओं की लाशों पे भी पैर रख के। मणिपुर में देख लिया, मेवात में देख लिया, प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खोल रहा है। टारगेटेड किलिंग्स का देख लिया, यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवादी समाज का व्यक्ति मर रहा है, पिस रहा है, उसके संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। सशक्तिकरण की बात होगी, मुस्लिम सशक्तिकरण की बात होगी। स्कीम्स मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस की कि अगर कोई मुसलमान चाहे कि मुझे IAS IPS बनना, IAS IPS बनने की बात कर रहा हूं मैं, तो उसे 4-4, 5-5 लाख रुपए मोदी जी दे रहे हैं। किसके लिए? कोचिंग लेने के लिए, ट्यूशन पढ़ लेने के लिए। IAS IPS की दिल्ली में जाके हॉस्टल की फैसिलिटी फ्री और ट्यूशन फीस फ्री मोदी सरकार दे रही है। किनको? केवल मुसलमानों को। उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है। कि जब आप इन दो चीजों को जोड़ के देखें कि 57 मुसलमान सीटें हैं, 32-33 हिंदू सीटें हैं, तो वो मुसलमानों पे विश्वास करके, उनके लिए काम करके, वहां से प्रोबेबली कैलकुलेशंस कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जम्मू संभाग का कोई भी व्यक्ति इन्हें अब वोट देना चाहेगा। एकजुट जम्मू हमने बनाया, जो एकजुट भारत एकम सनातन भारत दल बना, वो एक विकल्प के रूप में जम्मू संभाग में भी और पूरे राष्ट्र में भी खड़ा है। लोकसभा 2024 के चुनावों में 28 के 28 राज्य और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों से एकम सनातन भारत दल अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। और असेंबली इलेक्शंस में भी यहाँ पे जम्मू संभाग नहीं, केवल जम्मू संभाग में, पूरे देश में लड़ेंगे लेकिन जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू संभाग में। कश्मीर की राजनीति हम नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीर के लोगों का वोट हमें नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन पाएगी? क्योंकि सीटें तो जम्मू में कम है।
एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने सप्त संकल्पों में, इस पार्टी के 7 संकल्प हैं, तो अपने सप्त संकल्पों में से एक संकल्प में ये उद्घोषणा कर दी कि हम जम्मू को कश्मीर से अलग करवाएंगे, जम्मू को अलग एक सेपरेट स्टेट बनवाएंगे, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़वाएंगे। एक हिस्सा उन हिंदुओं के लिए जिनका नरसंहार करके उन्हें 1990 के दशक में वहां से निकाल दिया गया था। तो इस तरीके से हम इस्लामीकरण के प्रोसेस को भी रिवर्स करेंगे, एक हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड क्रिएट करके कश्मीर वैली के भीतर अंदर, और जम्मू संभाग पे भी जो इस्लामीकरण का प्रोसेस चल रहा है, अलग स्टेट बना के राष्ट्रवादी समाज के हाथ में सत्ता लेके उस प्रोसेस को भी हम रोकने का काम करेंगे। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर की राजनीति में एकम सनातन भारत दल अपने कैंडिडेट्स उतारेगा तो सेपरेट जम्मू स्टेट की डिमांड के साथ उतारेगा। क्या लगता है, जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा इलेक्शन से पहले? देखिए, जम्मू को अगर नहीं दिया गया तो फिर क्या जम्मू कश्मीर में एकजुट पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगा? जम्मू अलग राज्य बने, इसके लिए घोषणा केवल एकजुट जम्मू, जिसका अब व्यापक बड़ा नाम एकम सनातन भारत। एकजुट जम्मू का अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पे करना है तो एकजुट भारत बनाएंगे। तो हमने सनातन मूल्यों पे राजनीति करने का और सनातनी समाज की राजनीति करने का प्रण लिया है, इसलिए हमने एकजुट सनातन भारत बनाया। और हमारे साउथ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनके लिए चूंकि हिंदी को प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उनकी ओर से सजेशन आई कि क्यों ना एकजुट का संस्कृत अनुवाद हम इस्तेमाल करें, तो वो होता है एकम। तो इस तरीके से एकम सनातन भारत दल बनाया। एकम सनातन भारत दल ही एक ऐसा दल है पूरे देश में जिसका ये घोषित उद्देश्य है कि जम्मू संभाग को अलग राज्य बनाएंगे, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या भाजपा इसे अलग राज्य बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि कश्मीर का जो हिंदू है, कश्मीर की जो जम्मू का जो हिंदू है, जम्मू संभाग की जो राष्ट्रवादी पॉपुलेशन है, उसे कश्मीर को जाके सौंप देना है। उससे मुसलमान खुश होगा, और जब मुसलमान खुश होगा तो वो भाजपा को वोट देगा। तो इसीलिए जम्मू संभाग के हिंदुओं का राष्ट्रवादी समाज का सौदा भाजपा पहले से ही कर चुकी है। इन्हें बेचने का काम भाजपा पहले से ही कर चुकी है। इनके षड्यंत्र किस तरीके से ग्राउंड पे मैनिफेस्ट होते हैं वो आने वाले दिनों में देखेंगे, और देख ही रहे हैं कि किस तरीके से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लज्जित भी किया जा रहा है जम्मू संभाग के लोगों को। तो हम आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ेंगे, सिर्फ जम्मू संभाग में लड़ेंगे। जम्मू संभाग की जितनी भी 43 सीट्स हैं, सब सीटों पे लड़ेंगे, और सेपरेट जम्मू स्टेट के उद्देश्य को लेकर लड़ेंगे। हमें सीटें कितनी मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं, सरकार में आना, जम्मू कश्मीर में सरकार में आना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम 10 लोग असेंबली में जाएं, 20 लोग असेंबली में जाएं, जम्मू का मैंडेट लेके हम ये सुनिश्चित करवा देंगे कि फिर वो जो 5 साल के लिए असेंबली चुनी जाएगी, इतना बवाल मचा देंगे कि जम्मू को अलग राज्य बनाना ही पड़ेगा। आपने ये भी कहा कि 2024 के इलेक्शन में 28 राज्यों में हम इलेक्शन पे उतरेंगे। क्या एकजुट भारत वहां मुस्लिम के जहां स्टेट्स होंगी, जहां मतलब कि डिस्ट्रिक्ट होंगी, वहां पे इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, उसके लिए हमने ये कहा कि हम एक तो कश्मीर का हमने क्लैरिफाई कर दिया कि वहां पे हम नहीं करेंगे कैंडिडेट्स खड़े, क्योंकि वहां पे फिर आपको अलगाववादी बन के ही चुनाव लड़ना है, तो उसके तो खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं पूरे भारतवर्ष में जहां की राजनीति पाकिस्तान की राजनीति है, वहां पे कैंडिडेट्स हम नहीं खड़ेंगे, वहां पे हम कंटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरीके से ऐसी शक्तियों के सामने घुटने टेके या उनसे वोट मांगे या उनकी राजनीति भी करने का कार्य करे। हम अराउंड 400 के करीब, 400 के करीब सीटों पे, 545 है ना, तो 400 के करीब सीटों पे कैंडिडेट्स उतारेंगे, और ये इंश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हो बने, उसमें सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की आवाज उठाने वाले अधिक से अधिक एमपीज प्रेजेंट हो। अभी एक भी नहीं है। जब नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद हिंदुओं के गले काटे गए, कोई एक एमपी खड़ा होकर पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि ये हमारी सभ्यता पे, सनातन संस्कृति पे, ISIS वाली जो विचारधारा है उसका हमला है। हिंदुओं का नरसंहार के बारे में पार्लियामेंट में कोई भी एमपी खड़ा होकर, सनातन पे जो प्रहार हो रहे हैं, सनातन के इस्लामीकरण का जो प्रोसेस चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके संबंध में कोई आवाज नहीं उठती है। ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ये संस्कृति। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2024 के चुनावों में लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, और जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होंगे लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। और आज जिस तरीके से सनातन पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे अस्तित्व का सवाल बन गया है, एकम सनातन भारत दल के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है जिसके लिए यहाँ का सनातनी समाज, यहाँ का राष्ट्रवादी समाज वोट करे।
70 और 35 से नहीं था। 370 और 35 का डायरेक्ट बीजेपी ये कह रही है कि 370 धारा टूटने के बाद यहाँ पर तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू में तरक्की हुई है। ये देखिए, ये दावे झूठे हैं। इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, महंगाई आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप देख लीजिए, आप यहाँ पे टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री, अगर जम्मू संभाग को आप देखें तो टूरिस्ट इंडस्ट्री के रूप में आप देख सकते हैं। यानी सबसे अधिक अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में जम्मू कश्मीर में दी जा सकती है तो वो टूरिज्म के क्षेत्र में दी जा सकती है। अगर जम्मू के एरिया वादे बड़े बड़े किए गए थे, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो जो दावे किए गए थे वो पूरे हो पाए हैं बीजेपी की तरफ से? तो देखिए, टूरिज्म के संबंध में अगर आप टूरिज्म को डेवलप ही नहीं करेंगे जम्मू संभाग में, और आपके प्रधानमंत्री और बाकी सब लोग जो टॉप लीडरशिप है वो टूरिस्ट को कश्मीर में ही भेजने का काम करेगी, तो किस तरीके से जम्मू की तरक्की का दावा आप कर सकते हैं? तो ये दावे खोखले हैं, ये दावे झूठे हैं, और वो चीजें जो की जा सकती थी 370-35 के खात्मे के बाद जम्मू को पॉलिटिकल तरीके से मजबूत करने के लिए, वो नहीं की गई। इनफैक्ट कश्मीर को ही खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, उनके जो यहाँ पे सो कॉल्ड नेता हैं पार्टी के वो कर रहे हैं, और जम्मू के लोगों को धोखा दिया गया और अभी भी धोखा दिया जा रहा है। तरक्की के नाम पे जम्मू कश्मीर में कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि 370 धारा टूटने के बाद 50,000 नौकरियां दी जाएंगी जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है आपको कि वो नौकरियां दी गई हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये सब झूठ है, प्रपंच है, और ये सिर्फ कागजी खेल खेलने का काम करते हैं। आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, आप जाके पता करिए। हमारी यहाँ पे डोगरा बेल्ट से डोगरा रेजिमेंट के लिए फौज में लोग भर्ती होते थे, इन्होंने तो रेजिमेंटेशन सिस्टम भी खत्म कर दिया अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस करके। और अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस करके जितने अधिक संख्या में यहाँ से हमारे लोग जाते थे जम्मू संभाग से, खासकर जम्मू के 10 जिलों से, अब तो रास्ता ही बंद कर दिया। अब तो आप मर्सनरीज ढूंढ रहे हैं, और जिनको 4 साल के बाद आप ट्रेनिंग भी करवा के, नौकरी भी देके, हर तरीके से सब कुछ करवा के रिटायर करके घर भी वापस भेज रहे हैं। और इसका आर्मी के स्ट्रक्चर पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि आप आने वाले 6-7 सालों में देखेंगे कि 1.4 मिलियन यानी 14 लाख के करीब जो भारतीय सेना है अग्निवीर स्कीम के कारण, क्योंकि 4 साल के बाद बहुत बड़ा चंक रिटायर हो जाएगा, तो कैलकुलेशंस करें तो ये 9 लाख पे पहुंच जाएगी। तो सेना को भी कमजोर करने का काम इस सरकार ने अग्निवीर स्कीम के जरिए किया है, और जो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा तरीका था। और डोगरास तो आप जानती हैं वॉरियर्स रहे हैं हमेशा, और हर तीसरे घर में कोई ना कोई फौजी है, फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उनसे वो इनके राइट्स भी छीन लिए। तो कौन सी एम्प्लॉयमेंट? यहाँ पे टूरिज्म आप डेवलप नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट का मामला खत्म। दूसरा सोर्स आर्मी में जाने का वो आपने बंद कर दिया अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस करके, वो खत्म। तो फिर ये खोखले दावे हैं। अभी जीएमसी में जो पैरामेडिक स्टाफ है उसकी लिस्ट आई, 90% से अधिक जीएमसी जम्मू में जो सिलेक्शन हुई है वो कश्मीरी मुसलमानों की हुई हैं। वहां के लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा। आप जानते हैं किस तरीके से ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिक्रूट करते हैं नॉन गैजेटेड और गैजेटेड सर्विसेज के लिए, ये किस तरीके से ग्रस्त हैं फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना, और हाईएस्ट लेवल पे आप ये सब चीजें जानते हैं। तो ये निरंतर चला आ रहा है। आप यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट का सिलसिला देख लीजिए, आप बाकी सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट का सिलसिला देख लीजिए, रेशो आप देख लीजिए कि किस रेशो में कश्मीर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं और किस रेशो में यहाँ के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। जो जम्मू संभाग के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। आप कोई बड़ी सी कोई नाली भी खुदती हुई देखेंगे, जाएंगे पता करेंगे ठेकेदार कौन है, तो कश्मीर का ठेकेदार है। अच्छा, आप प्राइवेट कंपनीज में भी देखिए, वहां पे भी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की। अगर आप प्राइवेट कंपनीज जैसे मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनीज हैं, उनके भी जो हेड्स और उनकी भी जो काम करने वाले वो सारे कश्मीर से, बाहर से। उसमें बढ़ोतरी तरक्की करवाने का एकमात्र फॉर्मूला है कि आप टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री जम्मू को पूरा बनाइए। देखिए, नंबर 1 स्टेट हो सकती है ये, पूरे देश में इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है। आप बसोली देख लीजिए, बनी देख लीजिए, सरथल देख लीजिए, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, ये एरियाज देख लीजिए, उधमपुर के एरियाज देख लीजिए। जम्मू में इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर की तरह, वो सारी चीज़ें डेवलप करना देख लीजिए। ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप उनको डेवलप करें। तो ये देखिए, हिमाचल, गोवा, केरला का हिस्सा बहुत बड़ा है, ये टूरिज्म पे चल रहा है। वहाँ के लोग खुशहाल हैं, एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि टूरिज्म जो है वहाँ पे बहुत व्यापक तरीके से डेवलप किया गया है। तो आप इसके टूरिस्ट एरियाज को डेवलप करके यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। टैक्सेस से नहीं, टैक्सेस आप लोगों पे एक बोझ की तरह, एक पनिशमेंट की तरह डालते हैं,
तब जब सरकार फेल हो जाती है ऑल्टरनेट सोर्सेज से पैसा जनरेट करने में, करप्शन को आप कंटेन कर नहीं पाते हैं। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां से अच्छे पैसे सरकारी खजाने में आने हैं, वो आप अपने चहेते चंद लोगों को देते हैं, जिसके कारण स्टेट एक्सचेकर को लॉस होता है। क्योंकि ऐसे अगर आप 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, अगर प्रॉपरली करें, तो आप उसे 10,000 करोड़ में ही दे देते हैं और उसमें भी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो 10,000 करोड़ का नुकसान जब सरकारी खजाने को होगा, उसे पूरा तो करना है, क्योंकि सरकार तो चलानी है, तो लोगों पर टैक्स लगा देंगे। यही इस सरकार की नीति रही है। टैक्सेस तभी बढ़ते हैं जब सरकार अपने सोर्सेज ऑफ इनकम जो है या तो वो बंद कर देती है, या फिर वो वहां से कुछ भी करप्शन के कारण और वाइसिस के कारण, इनकॉम्पिटेंस के कारण, इनइफेक्टिवनेस के कारण वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। इतने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कितना पैसा आ सकता है वहां से? इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी प्रॉपर ऑक्शनिंग के बाद लाखों अरबों करोड़ रुपए जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने चंद लोगों को फायदा देना है, आपने करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है। आपकी और सबसे बड़ी बात, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उस पर अगर चर्चा हो एक डिफरेंट इंटरव्यू में, तो उसमें भी कर सकते हैं, वो कोलोजल फेलियर्स हैं। तो जब इस तरीके से सरकार चलेगी तो लोगों पे बोझ डाला जाएगा, उनसे छीना जाएगा उनका। टैक्स की बात करें तो 2 जगह पे अभी भी टोल लगे हुए हैं, और रोड हाईवे की बात करें तो रोड क्लियर नहीं है। लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, एम्बुलेंस तक तरना नाला है वहां पर फंस रही है। देखिए, रोड क्लियर हो या ना हो, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? आरटीओ को पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? लाखों रुपए आप देते हैं जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं। जब आप उसमें पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, 1 लीटर पे 7 से 8 रुपए आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस देते हैं। तो यानी आप लाइव टैक्स भी देते हैं। मतलब एक तो जो वन टाइम पेमेंट हो गई आरटीओ और रोड टैक्स हो गया, उसके अलावा जब भी आप गाड़ी निकालते हैं 1 लीटर पे आप 7 से 8 रुपए देते हैं। तो फिर इसके ऊपर भी जब आप टोल टैक्स लगाते हैं तो ये तो उगाही हो गई ना, ये तो जेब पे डाका डालने वाली बात हो गई ना। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जब सड़कें भी टूट जाती हैं, आप इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आप खुद स्मगलर्स हैं। सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे, माफिया का काम कर, माफिया हैं, तो आप इलीगल माइनिंग करते हैं। इलीगल माइनिंग के कारण पुल इफेक्ट होते हैं, फिर पुल टूटते हैं, तो वहां से भी लोगों को पनिश करते हैं, और फिर उसके बाद आगे फिर टोल लगा के वहां पे टोल भी उगाते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूटे हुए हैं, चोरी चकारी जो है वो व्यापक तरीके से चल रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में माननीय अंकुश शर्मा जी ने बताया है कि भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार ने इन 9 सालों में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण व तृप्तिकरण ही किया है। इन 9 सालों में एक भी सनातन के मुद्दे पर कार्य नहीं किया है माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने। दोस्तों, न ही गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर पाए हैं, न ही वक्फ बोर्ड व प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर पाए हैं, न ही एनआरसी व सीए को लागू कर पाई है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार, न ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना पाई है, न ही लव जिहाद व लैंड जिहाद को रोक पाई है नरेंद्र मोदी सरकार, न ही अवैध मस्जिदें व मदरसों को रोक पाई है नरेंद्र मोदी सरकार, न ही हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करा पाई है, न ही जनसंख्या असंतुलन को ठीक कर पाई है, न ही सनातनी शिक्षा पद्धति को लागू कर पाई है पूरे भारत में। दोस्तों, ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिन पर भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी कार्य नहीं किया है। उल्टा इन 9 सालों में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने सनातनियों को कमजोर करने का कार्य जरूर किया है और मलेच्छों को मजबूत करने का कार्य किया है। दोस्तों, भाजपा के इन 9 सालों में मलेच्छों को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जो हिंदू मंदिरों से ऐड कर सिर्फ और सिर्फ मलेच्छों के विकास में ही किया है। मलेच्छों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, मलेच्छों को घर व गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं फ्री में, सिविल सर्विसेज में कोचिंग के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, मुस्लिम बच्चियों को विवाह के लिए 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, सरकारी मदरसे बनाए जा रहे हैं। ऐसी 300 से ज्यादा योजनाएं हैं जो सिर्फ मुस्लिमों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हिंदुओं के लिए ऐसी एक भी योजना नहीं है दोस्तों। हिंदुओं के लिए दोस्तों ऐसी एक भी योजना नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार में। दोस्तों, अंकुश शर्मा जी ने यह भी बताया कि भाजपा शासन के इन 9 सालों में देश की लाखों बहनें या तो गायब हो गई या उन्हें बेच दिया गया। दोस्तों, लगभग 50 से 60 हजार हमारी बहनें व औरतें ओनली गुजरात से गायब हुई है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाई है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार। दोस्तों, भाजपा के इन 9 सालों में हजारों की संख्या में देश में मलेच्छों के द्वारा जो दंगे हुए हैं,
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी दंगे पर कुछ नहीं बोलती, और जो हिंदू इन दंगों में मारे जाते हैं उन पर भाजपा व नरेंद्र मोदी सरकार उन हिंदुओं के लाशों पर चुनाव के समय वोट जरूर मांगती है। दोस्तों, जम्मू व देश की जनता को एक राष्ट्रव्यापी विकल्प मिला है, एक कम सनातनवाद दल के रूप में, जिसे देश का हर सनातनी इन भाजपा व विपक्षी पार्टियों की जो सनातन विरोधी कार्य के चंगुल में निकलकर अब सिर्फ एकम सनातनवाद दल को ही सपोर्ट करेगा, और इस सनातन पार्टी एकम सनातनवाद दल को ही सपोर्ट करेगा और इसे ही आगे बढ़ाएगा। और जो सनातनी मुद्दे व सनातनी संस्कृति व सभ्यता के लिए मैदान में सनातनियों की लड़ रही है, वह एक ही पार्टी है, एकम सनातनवाद दल। इसलिए दोस्तों, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए, फुल सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।